जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 21। जैसा कि आपको ग्रुप में शेयर किया गया होगा, आज आपका क्विज भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं है। आज आप रिलैक्स रहें, ठीक है? हाँ जी, लेकिन रिज़ल्ट है आज आपका, ऐसा ही है। चलिए अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। क्या कल क्लास होगी? कल ओरिजिनली प्लान किया था हमने, क्योंकि सैटरडे सॉरी मंडे को हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो उसकी सब्स्टिट्यूट क्लास प्लान की थी। लेकिन तब तक आई कैप ने कि रिज़ल्ट प्लान था मंडे को। अब चूंकि रिज़ल्ट आज शाम को है तो कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स की शायद क्लास हो, वो रेलिवेंट टीचर आपको बता देंगे। हाँ जी, गालबन सर अदनान की क्लासेस हैं, ऐसा ही। हाँ जी, या कि अगर कोई और भी हो तो आपको बता दिया जाएगा। हमारी क्लासेस नहीं है, यानी मेरी क्लासेस नहीं है बल्कि, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा आज स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 4। अब जो टेस्ट होगा आपको नेक्स्ट वीक में होगा, ठीक है? जो आपका टेस्ट प्लान था आज वो नेक्स्ट वीक में होगा। चैप्टर हमारा है, चल स्टार्ट कर रहे हैं आज हम 4। चैप्टर 4 किस चीज़ से रिलेट करता है? बिग डाटा से, ठीक है? हमने डाटा के बारे में इतनी बातें की हैं, 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये पूरे अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, या ये जो डाटा वाला पोर्शन है हमारे सिलेबस में, ठीक है, इसको आप एक सेंटेंस में बता दें हमें समझाना क्या चाहता है वो, ठीक है? तो वो ये समझाना चाहता है कि जब भी आप कोई फैसला करें, आपने किसी ना किसी इंफॉर्मेशन या डाटा की बेस पे करना है फैसला। अपनी गट फीलिंग की बेस पे फैसला नहीं करना। किस बेस पे फैसला करना है? डाटा की बेस पे, इंफॉर्मेशन की बेस पे। और वो इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलायबल होनी चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बस ये आपको बता रहा है, ठीक है? अब जितने भी कंसेप्ट अगर आप देखेंगे ना, तो वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है? जैसे आज का जो कंसेप्ट है बिग डाटा, वो ये कहता है कि आज के दौर में, आज के दौर को इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, ठीक है? इस दौर में मसला ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मसला ये है कि टू मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस टू मच इंफॉर्मेशन में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना, कौन सी हमारे लिए रेलिवेंट है कौन सी नहीं है, ये असल टास्क है। इंफॉर्मेशन ढूंढना कोई मसला नहीं है, उस इंफॉर्मेशन में से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढना ये मसला है। उस इंफॉर्मेशन में से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ढूंढना ये मसला है। आज कोई एक इवेंट होता है, ठीक है, तो उसके बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आना शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। डिफरेंट ग्रुप्स, कोई बात करे, कोई डिफरेंट थियरीज होती हैं, ठीक है? 2-4 थियरीज पढ़े हम घूम जाते हैं, हर एक की बात ठीक लग रही होती है, पता नहीं चलता किसकी बात पर यकीन करे किसकी बात पर यकीन ना करे। यही वो आपको इस सब्जेक्ट में सिखाएगा कि आपने कैसे इवेल्युएट करना है इंफॉर्मेशन को, उसकी रिलायबिलिटी को, और ताकि हम जो डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं वो सही डाटा की बेस पे हो, क्योंकि डाटा करेक्ट तो डिसीजन भी करेक्ट। जो कंसेप्ट है बिग डाटा का वो यही है कि आज के दौर में जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा, टू मच इंफॉर्मेशन। बिग डाटा मतलब टू मच इंफॉर्मेशन। हमें इस पहले बिग डाटा की नेचर को समझना है कि ये बिग डाटा होता क्या है, ठीक है? और फिर हमने कैसे बिग डाटा से फायदा उठाना है, ये सीखेंगे हम। तो आज के लेक्चर में हमारे 2 कंसेप्ट्स हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा क्या है, ठीक है? आज के इसी दौर में, ये 15-20 साल पहले बिग डाटा का, इंटरनेट से पहले बिग डाटा का कंसेप्ट नहीं था। इंफॉर्मेशन तब भी जनरेट होती थी, बहुत सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वो फिर भी कह ले कि मैनेजेबल थी, कंट्रोल्ड थी, या उसे आसानी के साथ एस्टिमेट किया जा सकता था। अब तो डेली बेसिस के ऊपर इतना डाटा जनरेट हो रहा है, एक कंपनी की इतना डाटा जनरेट कर लेती है कि आप उसको जो है वो आप उसको जो ओवरव्यू नहीं कर सकते उसका, ठीक है? जीबीज क्या, टीबीज क्या, अब तो पेंटाबाइट्स तक बात पहुंच गई है, ठीक है? सिर्फ एक कंपनी, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया आपका, ठीक है, इसमें इतना डाटा जनरेट हो रहा है। तो वो आपको बिग डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा कि आज के दौर में जो डाटा जनरेट हो रहा है इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ताकि आप इनको समझे। अब देखिए, उससे किसी चीज से फायदा उठाने से पहले उसको समझना जरूरी है ना भाई, हमें उसके फीचर्स पता चले, इसमें क्या क्या बात है।
उनमें से जो हमें लगेगा नेगेटिव है उनको हमने देखना है कैसे कंट्रोल करना है, जो पॉजिटिव है उसका फायदा उठाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बिग डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर। फिर इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट होगा एक, वो होगा सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा जनरेट कहां से होता है, सोर्सेज क्या है। ठीक है, एक कॉमन सोर्स तो आपको पता ही होगा, क्या है? सोशल। बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल सोशल मीडिया शायद सबसे बड़ा सोर्स भी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज है। वो क्या सोर्सेज है वो हम स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे दो कंसेप्ट है जो हम सीखने जा रहे हैं। कौन कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा और सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चल के हम देखेंगे हमने इसको अपने डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज करना होता है। पहले स्टार्ट करते हैं बिग डाटा। डेफिनेशन क्या है बिग डाटा की? वेरी लार्ज, फास्ट, वेरिड डाटा, डिफरेंट टाइप्स का डाटा, ये होता है बिग डाटा। इन शॉर्ट, टू मच डाटा इज इक्वल टू बिग डाटा। सिंपल। ठीक है, किस काम आता है ये? हमारे इनसाइट, किसी भी चीज की इनसाइट, किसी भी चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए बिग डाटा यूज होता है। जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से हम इनसाइट ले सकेंगे, और फिर जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आएगी। क्लियर हुई ये बात? बिग डाटा क्या है? वेरी लार्ज डाटा, फास्ट डाटा, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वैरायटी ऑफ टाइप्स है, जो किस काम आएगा? डिसीजन मेकिंग में काम आएगा जी। जितना ज्यादा डाटा, जितना रेलिवेंट, जितना एक्यूरेट, क्या वो आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताते होते हैं, एक्यूरेट डाटा हो, रेलिवेंट हो, कंप्लीट हो, जितना ज्यादा बेहतर डाटा होगा उतना ही आपका डिसीजन बेहतर होगा। अब आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। कंसेप्ट तो समझ आ गया हमें। ठीक है, आप आज से 25 साल पहले, गालबन 20-25 साल पहले, बल्कि शायद 30 साल पहले, जब अभी इंटरनेट और कंप्यूटर्स का स्टार्ट का एज था, उस वक्त एक कंपनी ने एक कंपटीशन करवाया। उस वक्त, आज से 25-30 साल पहले, जब अभी डाटा जनरेट होना शायद अभी स्टार्ट ही हुआ था, कंपटीशन करवाया। उन्होंने कहा जी आप कोई ऐसा टॉपिक ढूंढ दीजिए जिसके बारे में नेट पे इंफॉर्मेशन ना हो। आपको गालबन कोई नाम दिया जाएगा, $1 लाख इनाम था गालबन, कोई मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। कंपटीशन मुझे याद है, कंपटीशन हुआ था और कोई विन नहीं कर सका था। यानी उस वक्त इंटरनेट के ऊपर हर चीज के बारे में जो आप सोच सकते हैं इंफॉर्मेशन मौजूद थी। उस वक्त डाटा का ये हाल था। आज के दौर में बताइए क्या होगा? ठीक है, आज तो टॉपिक क्या, सब टॉपिक क्या, डिटेल आप जो कहें, और अगर इवन नहीं भी है, एआई मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर देता है। जनरेटिव एआई क्या है? यही है कि जो इंफॉर्मेशन, जिस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन अगर मौजूद नहीं भी है ना, फर्ज करें, उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब तो शायद मेरा ख्याल है इंटरनेट पे इतना डाटा जनरेट नहीं हो रहा जितना कि एलएलएम के जरिए से, चैट जीपीटी वगैरह, ये जो दूसरे ग्रोक और दूसरे, इन पे डाटा जनरेट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो अब हमें वो समझा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 5 V's इसे बोलते हैं। बिग डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? 5 V's। ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हर फीचर इसका जो है वो किसी ना किसी वी से स्टार्ट होता है। जैसे वो कम्युनिकेशन होता था ना, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, शायद आपने पढ़े हो कभी, हमारे जमाने में होता था। ठीक है, अब क्या है ये बिग डाटा के बारे में कंसेप्ट क्या है? 5 V's ऑफ बिग डाटा। भाई ये क्या है? ये है पहला वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेलोसिटी, वैल्यू। कौन कौन से हैं? देखिए सारे वी से स्टार्ट होते हैं ना। कौन कौन से? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेलोसिटी, वैल्यू। अच्छा, इसका क्या यानी? बिग डाटा में वॉल्यूम भी है, बिग डाटा में वेलोसिटी भी है, बिग डाटा में वैरायटी भी है, बिग डाटा में वेलोसिटी भी, बिग डाटा में वैल्यू। 5 चीजें बिग डाटा में। अच्छा, अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल है लेक्चर, मुश्किल कोई मुश्किल नहीं है आज के लेक्चर में, सिंपल। वॉल्यूम क्या है? कि भाई मैसिव साइज ऑफ डाटा,
ये जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा साइज का है। इस वक्त जो पूरी दुनिया का डाटा है वो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि कायनात कितनी बड़ी है, उसी तरह ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि इस वक्त दुनिया में डाटा कितना जनरेट हो रहा है। इमेजिनेशन में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में डाटा मजीद बढ़ चुका होगा। वॉल्यूम, मैसिव साइज ऑफ डाटा, टीबीज में, जीबीज में पहले डाटा होता था बहुत ज्यादा डाटा, अब तो टीबीज में है, टेराबाइट्स में, पेंटाबाइट्स में। ठीक है, क्या 1000 MB का, 1000 KB का 1 MB होता है, 1000 MB का 1 GB होता है, 1000 GB का 1 TB होता है, और 1000 TB का 1 पेंटाबाइट। इस वक्त जो मैक्सिमम, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ गपशप के लिए, मैक्सिमम जो आपके स्मार्टफोन की स्टोरेज होती है वो कितनी होती है? या नॉर्मल 1 TB इसमें आगे मोबाइल, आईफोन, ओके। और कंप्यूटर्स पे कितनी होती है, लैपटॉप वगैरह पे? वो डिपेंड करता है, मेरा ख्याल नॉर्मल 2 TB 4 TB के इर्द गिर्द घूमती है स्टोरेज। ओके, चले, मैसिव साइज है। ठीक है, और सोर्सेज क्या हैं? ठीक है, सोशल मीडिया, ये यानी डाटा कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ा सा लिंक किया। आपको बताया था ना इस सब्जेक्ट के अंदर ये बार बार होगा। क्या बार बार होगा? कंसेप्ट रिपीट होंगे। अच्छा, रिपीट इस वजह से नहीं हो रहे कि जी उसने किताब का साइज बढ़ा, रिपीट इस वजह से होते हैं इंटर रिलेटेड है, और जहाँ पे इंटर रिलेटेड है वहाँ पे वो उसको साथ में रिलेट करके आगे जाता है, और ये अच्छी बात है। ये डुप्लीकेशन होती है, अच्छी बात, हमारी रिवीजन भी हो जाती है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कंसेप्ट है वो दूसरे कंसेप्ट के साथ लिंक भी हो जाता है। तो कहता है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है, मैसिव साइज है, सोर्सेज कहाँ कहाँ से? ये तो आपने बता दिया, सोशल मीडिया तो आपने खुद बता दिया। और क्या? सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन आप पहन लें, क्या वो कोई नोट्स कर रहा होता है चीज़ें? उसमें कोई सेंसर लगा होता है? सेंसर मतलब वो अपने एनवायरनमेंट से कोई चीज़ें लेके उसको नोट कर रहा होता है। बिल्कुल, वो हमारी ब्लड प्रेशर नोट कर रहा है, वो हमारे हार्ट बीट नोट कर रहा है। ठीक है, और वो हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं उनको नोट कर रहा है, उनका रिकॉर्ड बन रहा है। अगर बाद में आप कोई कहीं पे कोई फिटनेस ऐप इंस्टॉल करते हैं, उस डाटा को यूज़ करके आपको पर्सनलाइज्ड प्लान दे सकता है कि आपको अपने फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए। सेंसर हर उस चीज़ को कहते हैं जो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करके उससे कोई डाटा कैप्चर कर रही है। ठीक है, ये जो एयर क्वालिटी आजकल लाहौर में बड़ी प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये कैसे मेजर हो रहा है? ठीक है, वेदर टेम्परेचर जो होता है कैसे मेजर होता है? ठीक, सेंसर्स के जरिए, कोई ना कोई डिवाइसेस, सेंसर से डाटा इकट्ठा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वेबसाइट से जनरेट हो रहा है, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, वेबसाइट्स पे भी होते हैं ना ट्रांजैक्शंस, जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी तो डाटा जनरेट होता है। तो बहुत सा डाटा, एग्री करते हैं? बिग डाटा का पहला फीचर क्या है? मैसिव साइज ऑफ डाटा। इसे क्या बोलते हैं, कौन सा भी है? वॉल्यूम। अच्छा, जिस तरह एक है कायनात बहुत बड़ी है, वॉल्यूम, कायनात का भी यही फीचर है, वॉल्यूम, बहुत बड़ी कायनात है। लेकिन एक और फीचर भी है, क्या? बहुत बड़ी है लेकिन रुकी नहीं हुई है, स्टिल एक्सपेंड हो रही है। उसी तरह हमारा बिग डाटा भी स्टिल एज ऑन टुडे भी लार्ज वॉल्यूम, मैसिव साइज है, लेकिन इसके बावजूद भी रुका नहीं हुआ, बढ़ रहा। अब ये जो इसका ये फीचर है ना, बड़ा होना, ये है वॉल्यूम, और ये कि मजीद कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है, ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या? स्पीड, रफ्तार, ये तेज रफ्तार से बढ़ रहा है मजीद। इसीलिए फर्म्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि इतने बड़े डाटा को कैप्चर कैसे करना है, इसमें से अपने से रेलिवेंट डाटा कैसे सेलेक्ट करना है। जितना बड़ा डाटा होगा उसको कैप्चर करना, एनालाइज करना, उसमें से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालना उतना ही आसान है। ठीक है, एक तो वैसे तरीका ये है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालने का, वो APIs के जरिए से, हैशटैग्स के जरिए से। ठीक है, हैशटैग किस काम आते हैं? हैशटैग होता है, कैंपेन चलती है, हैशटैग। ठीक है, कि आप उससे रिलेटेड हैशटैग के जरिए से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जिस पोस्ट में, जिस मैसेज में वो यूज हुआ है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, पता चले लोग इस टॉपिक के बारे में क्या कह रहे हैं।
तो वेलोसिटी क्या है? स्पीड ऑफ डाटा जनरेशन। आपके ख्याल में जो डाटा जनरेट हो रहा है ऑलरेडी लार्ज है, मैसिव साइज, ये जो जनरेट हो रहा है क्या इसकी स्पीड स्लो है कि जनरेशन की स्पीड भी हाई है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाता है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ डाटा जनरेशन, हाई स्पीड फ्लो है। इसके लिए हमें क्या, अब ये चूंकि कंटिन्यूसली जनरेट, हर सेकंड में आपकी दुनिया की गालबन कोई भी आप कंपनी इमेजिन कर लें, उसके बारे में डाटा कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है रियल टाइम। दुनिया के किसी न किसी कोने में लोग उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो डाटा जनरेट हो रहा है रियल टाइम प्रोसेस। इस वजह से क्या है, चूंकि कंटिन्यूसली डाटा। अब मुझे ये बताइए, जो कंपनी है, डिफरेंट कंपनी, उनको एनालाइज करना चाहिए डाटा, क्या उन्हें ये प्रीवियस मंथ का डाटा एनालाइज करना चाहिए अपने बारे में? कई पिछले मंथ में जो फॉर एग्जांपल 30 सितंबर तक जो भी पोस्ट हुई थी वो हमें पता चले? नहीं, क्योंकि डाटा कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है तो उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग चाहिए। उन्हें कल उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में लोग क्या कह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो चूंकि डाटा कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है, इसलिए कंपनीज को भी कंटिन्यूसली उस डाटा को मॉनिटर करने की जरूरत है। उन कंपनीज के पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सके, लार्ज डाटा को भी हैंडल कर सके और उन डाटा को कंटिन्यूसली बेसिस पे हैंडल कर सके रियल टाइम में। रियल टाइम समझते हैं ना, हम आईटी में रियल टाइम किसको बोलते हैं? इमीडिएटली जब कोई काम हो रहा हो उसे बोलते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उसमें रियल टाइम का अपोजिट होता है बैच प्रोसेसिंग। उसमें सारे दिन की जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है, परचेज की ट्रांजैक्शन है, साथ साथ ना करें, डे एंड पे कर ले। बैच प्रोसेसिंग क्या है? बैच प्रोसेसिंग क्या है? ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके फिर उसके बाद प्रोसेस करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे दिन की सेल्स शाम को रिकॉर्ड कर ले, कोई प्रॉब्लम, सारे दिन के परचेज शाम को रिकॉर्ड कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर घंटे हर मिनट बाद सेल परचेज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बैंक का केस अगर इमेजिन करें, उसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं, मुझे बताइए वो डे एंड के कर ले? कस्टमर जितने बड़ा नहीं, कस्टमर के अकाउंट में 50,000 होंगे, सुबह 9 बजे 50,000 निकलवाएगा। अगर आपने उसी वक्त अपडेट नहीं किया, शाम तक वो 50 दफा निकलवा लेगा 50,000। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें रियल टाइम प्रोसेसिंग जरूरी होती है, इसीलिए ये भी एक फीचर है। आपको रियल टाइम प्रोसेसिंग डाटा जो है वो ग्रो कर रहा है। अब ये आपने इसको कैसे मैनेज करना है ये अलग बात है, वो आपको बिग डाटा की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। अब ये आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रही है, आपने इसको कैसे मैनेज करना है, वो अलग बात है। तो ये बात समझ आ गई आपको? ओके। इसी तरह ट्रेडिंग डाटा जो है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेल परचेज होते हैं, वो विद इन सेकेंड्स डाटा चेंज होता है, विद इन सेकेंड्स, रियल टाइम। मुझे एग्जांपल याद आ गई, एक ट्रेडर था, एक कंपनी को मिलियंस ऑफ, बाजू का ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम समझ रहे होते हैं भाई ये तो क्लर्क टाइप का बंदा है, ये तो कोई अहम ही नहीं है, उनकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है। एक कंपनी का पर्सन था, ब्रोकर, कंपनी ने कुछ शेयर बेचने थे, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो अपने एम्प्लॉय का ब्रोकर था उसका, उसे कहा कि जी आपने $370 के ऊपर ये शेयर बेच दीजिए, लगा दीजिए सेल के लिए। वो स्टॉक एक्सचेंज में होता ही है कि आप अपने शेयर लगाते हैं 370 के ऊपर। वहाँ पे फिर क्यों लग जाता है, जो इन्वेस्टर होता है वो देखता है, एक सिस्टम होता है अपना। बहरहाल उसने 370 की बजाय गलती से 37 लिख दिया, $37 का शेयर ऑफर कर दिया। करने का कितना था? 370। छोटे, शायद 25-30 सेकंड के अंदर अंदर उसे गलती का एहसास हो गया और उसने उसको 370 कर दिया। लेकिन तब तक स्टॉक एक्सचेंज मिलियंस ऑफ शेयर्स बिक चुके थे, क्योंकि कुछ आपको पता है इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, वो हर टाइम नजर रख के बैठे होते हैं कि कौन सी अच्छी ऑप्शन है बाय करें। हालांकि उनको भी पता था, खरीदने वालों को भी पता था ये गलती से हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा भाई अब स्टॉक एक्सचेंज में रूल यही है, आप जो प्राइस, सेलर जो प्राइस चाहे ऑफर करे, बायर जो प्राइस चाहे ऑफर करे, कोई रोक टोक नहीं, बाय कर लिया और उनको शेयर बेचना पड़े, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। ठीक है, ये क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग इतनी अहम है। अब ये अगर बैच प्रोसेसिंग होती वो स्कूल में होता, बैच प्रोसेसिंग में ये होता कुछ अर्से के बाद अपडेट होता है रिकॉर्ड, ठीक है, गलती हो भी गई पकड़े। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग में आपके पास फिर इतना चांस नहीं होता। ये है आज का काम करने का तरीकाकार। आपकी ट्रांजैक्शन रियल टाइम में चल रही है, आपको रियल टाइम में ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करना है, रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग करनी है। वेलोसिटी समझ आ गया? वॉल्यूम का मतलब क्या है? लार्ज साइज ऑफ डाटा, मैसिव साइज डाटा। वेलोसिटी का मतलब क्या है?
कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वैरायटी का मतलब क्या है कि डाटा की डिफरेंट टाइप्स है। जो डाटा है ना आपके पास कोई एक ही फॉर्मेट का नहीं जनरेट हो रहा होगा, वो डिफरेंट टाइप का जनरेट हो रहा है। अब ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, क्यों नहीं पढ़ा रहा? कहाँ पर? शाबाश। तो पढ़ा हुआ तो मुझे फिर समझाएं, बताएं मुझे। वैरायटी क्या ऐसा है कि डाटा फॉर्मेट डिफरेंट है, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऐसा है मेरी? कितनी तरह के डाटा फॉर्मेट हो सकते हैं? कौन कौन सा? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, अगर डाटा रोज और टेबल की शक्ल में हो वो होगा स्ट्रक्चर्ड, यानी एक ही दफा हेडिंग दी उसके बाद नीचे सारी फील्ड आ रही है सर। अच्छा, अगर हर रिकॉर्ड के साथ डाटा टेबल्स की शक्ल में नहीं है, रोज और टेबल की शक्ल में नहीं है, ठीक है? जैसे एक डाटा ये मैंने ऊपर लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट और नीचे लिख दिया अली, बकर, समद वगैरह वगैरह, ये डाटा क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि मैंने टेबल और रोज की शक्ल में। अच्छा, टेबल रो की शक्ल में नहीं है, सिंपल जैसे होता है डाटा उस शक्ल में, लेकिन हर नाम से पहले मैंने मेंशन कर दिया, जहां कहीं मेरे डाटा में नाम आ रहा है मैंने मेंशन कर दिया, क्या? नेम ऑफ स्टूडेंट। जहां कहीं उसके आगे क्वालिफिकेशन आ रही है मैंने लिख दिया क्वालिफिकेशन। ये बार बार 10 दफा नाम आया ना अगर मेरे डाटाबेस में किसी स्टूडेंट का, मैंने 10 दफा नाम से पहले लिखा है ये नेम ऑफ स्टूडेंट है। ये क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। यानी स्ट्रक्चर्ड की तरह ये नहीं है कि एक ही दफा आपने उसको स्ट्रक्चर करके उसके बाद बार, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड रैंडम है, मतलब कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? फिक्स फॉर्मेट ना होने के बावजूद भी खास बात क्या है कि जब कभी कोई भी फील्ड यूज हो रही है मैं उससे पहले मेंशन कर रहा हूं, आपको डाटा समझ आ जाएगी। लेबलिंग, शाबाश। मार्कर्स, इसकी एग्जांपल क्या थी? कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट होते हैं ऐसे? XML, शाबाश। HTML, ओके। जेसन भी था, ओके। अच्छा, आगे और वो जो होता है बगैर किसी तरतीब के, कुछ पता नहीं, मतलब बस जो जो डाटा दिल में आया कर दिया, अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे मैं बोल रहा हूं ये भी डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है? अनस्ट्रक्चर्ड है। कस्टमर के कमेंट्स होते हैं, रिव्यूज जो होते हैं सोशल मीडिया पे, क्या वो स्ट्रक्चर्ड है तरतीब से कि भाई पहले पॉजिटिव बात करनी है, फिर न्यूट्रल बात करनी है, फिर नेगेटिव बात करनी है? ऐसा का फॉर्मेट होता? कोई फॉर्मेट नहीं, जो जिसका दिल करता है वो करता है वैसे, ठीक है? कोई टेक्स्ट में दे रहा है, कोई इमोजीज यूज कर रहा है। ये तो 3 फॉर्मेट हमने पढ़े हुए ऑलरेडी, ये रिपीट हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वैरायटी। आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाटा अवेलेबल होगा, आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हर डाटा को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टूल्स है। स्ट्रक्चर डाटा को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टूल है, अनस्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट है, सेमी स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट है, ठीक है? वो एक हमने पढ़ा था NLP, पूरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वो किस तरह के डाटा को एनालाइज करने के लिए था? अनस्ट्रक्चर्ड, शाबाश। आगे चलते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी मतलब रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। कहना क्या? अच्छा, वो ये नहीं कह रहा कि बिग डाटा रिलायबल है, वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है। वेलोसिटी का मतलब ये है कि बिग डाटा में जो रिलायबिलिटी है वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा की रिलायबिलिटी डिफरेंट होगी। कुछ डाटा मोर रिलायबल होगा, कुछ डाटा लेस रिलायबल, ये उसके सोर्स से डिपेंड करता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है? वैल्यूएट करना है, उसमें से अलग अलग करना है। भाई मेरा सोर्स, मैंने अगर फैसला करना है ना, इंफॉर्मेशन बहुत सी जगह से आ रही है, लेकिन मुझे किस जगह पे फोकस करना है? जो रिलायबल होगी, ठीक है? रिलायबिलिटी डाटा को हमारे रिलायबल, बिग डाटा में रिलायबिलिटी वेरी करेगी, कुछ सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलेगी मोर रिलायबल, कुछ सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलेगी लेस रिलायबल। कह रहा है और अब आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो आपकी इंफॉर्मेशन कौन सी, डाटा कौन सा रिलायबल होना चाहिए? तो अगर आपके सोर्स में कोई रिलायबिलिटी का 19-20 है, जैसे उसमें हो सकता है एरर्स हो, बायस हो, इनकंसिस्टेंसी, ऐसे हो सकता है ना? इस तरह के मसले मसाइल ऑर्गेनाइजेशन में कौन डील करता है? कौन डील करता है? डाटा स्टीवर्ड, शाबाश। और किस टेक्निक के जरिए से इन मसाइल को दूर करता है? डाटा क्लीनिंग, जिसके क्लीनिंग का दूसरा नाम क्या था? और स्क्रबिंग, शाबाश, क्लींजिंग, शाबाश।
तो कह रहा है कि इसमें चूंकि बिग डाटा में आपका बहुत सारा डाटा होगा, उसमें कुछ रिलायबल होगा, कुछ लेस रिलायबल होगा, उसमें थोड़े बहुत मसले मसाइल होंगे। तो आपने करना क्या, डाटा को यूज करने से पहले अगर उसमें कोई एरर्स हैं, अगर उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है, कोई फॉर्मेटिंग का मसला है, कोई फील्ड मिसिंग है, उसको आपने क्लीन करके, वैलिडेट करके, वेरीफाई करके, कंफर्म करके, ठीक ठाक करके फिर यूज करना है, एज इट इज नहीं यूज करना। क्लियर हुई ये बात? तो यहां पे वेलोसिटी में क्या कह रहा है कि हमारे बिग डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन की चूंकि वो डिफरेंट टाइप्स होती है, इंफॉर्मेशन के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, तो उनकी रिलायबिलिटी भी उस लिहाज से चेंज होती है। आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन, अच्छा क्या जो लेस रिलायबल इंफॉर्मेशन उसको इग्नोर कर दे, बिल्कुल, जिसमें थोड़ा बहुत मसला मसाला उसको इग्नोर कर दे। बाज़-औक़ात इग्नोर कर सकते हैं, बाज़-औक़ात इंफॉर्मेशन हमें किसी और जगह से अवेलेबल नहीं होती, इंफॉर्मेशन नेचर ऐसी होती है, हमें उसको यूज करते हैं, फिर क्या करना है, उसको ठीक करना है, ठीक है, क्लींजिंग करनी है उसकी, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने का मतलब वेरीफाई कर लो, कंफर्म कर लो। क्लियर हुई ये बात? ओके, वेलोसिटी। आगे चलते हैं हम, वैल्यू। बिग डाटा में क्या बिग डाटा वैल्यूएबल डाटा है, यही आपको बता रहा है। फिफ्थ कैटेगरी है वैल्यू, कि डाटा वैल्यूएबल होता है, इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल होती है, ये एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है आपका, ये पांचवा फीचर है, ठीक है। बिजनेस यूजफुलनेस ऑफ डाटा, कि जो बिग डाटा होगा अगर उसमें बिजनेस के लिए वो यूजफुल होगा तो वो वैल्यूएबल डाटा है। जो डाटा बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए वो वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू क्या है, क्योंकि डाटा में वैल्यू होगी हमारे लिए तभी रेलिवेंट होगा। वैल्यूएबल होना डाटा का, बिग डाटा हमारे लिए क्यों अहम है, क्योंकि उसमें वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब क्या है, बिजनेस के लिए यूजफुल होना। क्या बिग डाटा बिजनेस के लिए यूजफुल है? मैं कहता हूं नहीं है। अच्छा, साबित करें आप। सोशल मीडिया बिजनेस के लिए यूजफुल है? मेरा तो ख्याल है सोशल मीडिया जो है वो सोशल इंटरेक्शन के लिए, दोस्तों का हालचाल पूछने के लिए होता है, इस पर्पस के लिए होता है। इस पर्पस के लिए था आज से 20-25 साल पहले सोशल मीडिया, गपशप लगाने के लिए, चैट करने के लिए। अब सोशल मीडिया इस पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है। अब सोशल मीडिया किस पर्पस के लिए है? बिजनेस के लिए है। आपको बताया था ना। अब ये सोशल मीडिया के जो ओनर्स हैं ना, जो कंपनीज के ओनर, वो खुद ये बात कहते हैं कि अब हम जब फैसला करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम ये फेसबुक है, ये ट्विटर है, ये क्या लिंक्डइन है, ठीक है, इनको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बिजनेस प्लेटफॉर्म के तौर पे इनको ट्रीट करते हैं। और आप देखें बैड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है, इसमें ऐड थोड़ी आती, एड्स ना आती, एड्स क्यों आ रही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता, कंपनीज अपनी जो पॉलिसीज बना रही हैं, कैंपेन चला रही हैं, सोशल मीडिया थोड़ी चलाती। वो आपको पहले आदत डाली, जैसे था ना चर्च की आदत डालो पहले, जब बादी हो जाए ना फिर बेचो। मेरी ये गट फीलिंग है कि स्टार्ट में ही इन कंपनीज का, जो सोशल मीडिया कंपनी, इनका इरादा ये था कि इनसे बिजनेस करना है। अल्टीमेटली 15-20 साल खूब उन्होंने हमें आदत लगाई इसकी। जब पता चल गया उन्हें भैया हम छोड़ नहीं सकते, ऐसा ही है ना, नहीं ना छोड़ सकते, किस ये करने के लिए छोड़ सकते हैं? AI भी अभी फ्री है फिर। हाँ, AI भी अभी नहीं, वैसे उसके प्रीमियम फीचर अभी भी पेड है। तो सोशल मीडिया याद रखिए अब किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, कंपनीज, आपका क्या ख्याल है, उसे किसी पर, उसे अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो बिग डाटा में जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, क्या बिजनेस के लिए उसमें यूजफुलनेस है कि नहीं? बताइए, बिग डाटा जनरेट हो रहा है, बिजनेस के लिए यूजफुल है? ये फीचर्स का वैल्यू है, ठीक है। जैसे कस्टमर्स के बारे में, कस्टमर कंपनी जो है वो सोशल मीडिया, यूट्यूब पे डिफरेंट सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स वगैरह जो है उनको नज़र में रखती है, देखते हैं कस्टमर्स का ट्रेंड क्या है, कस्टमर्स क्या चीज़ लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड क्या, ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही है, ट्रेंडिंग, पता है तो उसमें ट्रेंडिंग ऑप्शंस, इससे पता चलता है। जैसे अगर किसी कंपनी ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोडक्ट का फीडबैक क्या है,
सोशल मीडिया के जरिए से सर्च कर सकते हैं। कोक ने न्यू फ्लेवर लॉन्च किया, ठीक है, उसके बाद हैश न्यू कोक फ्लेवर, हैशटैग के जरिए से सर्च कर लेंगे कि लोग उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं फौरी तौर पे। पुराने ज़माने में बड़ा टाइम लगा करता था, सर्वेज होते थे, मार्केट्स में जाया करते थे, अब कोई टाइम नहीं है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप समझते हैं कि बिग डाटा में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? वॉल्यूम है जी, वेलोसिटी भी है, वैरायटी भी है, वेलोसिटी भी है, और अब 2 नंबर के साथ हो सकता है मैं आपसे वेलोसिटी पूछ लूं, बजाय कि इजी क्वेश्चन दिया है कि आपने, तो क्या करेगा, 5 पूछ लेगा 10 नंबर के साथ। अगर थोड़ा डिफिकल्ट दिया, कहेगा ये टर्म्स एक्सप्लेन करो, उनमें से एक टर्म क्या होगी, वेलोसिटी, क्योंकि बाकी के जो है ना वो टाइटल से पता चल जाता है अंदर क्या कह रहा है, वेलोसिटी में थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। बाकी आई कैप का तरीकाकार तो आपको पता चल ही गया, पेपर दे देते कि जो मुश्किल चीज़ होती है उसने वही पूछनी होती है, सही है ना। चलिए बहरहाल मुझे बताइए क्या फीचर्स ओके हैं, कंफर्टेबल है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई। आगे चले, थोड़ी सी हिम्मत अगर आप कर लें तो। जी शब्द डाटा वैलिडेशन का मतलब है कंफर्म का, वैलिडेट करना मतलब वेरीफाई करना। वेरीफाई आपको बताया था ना, टर्म्स डिफरेंट होती हैं। आपने पूरे सब्जेक्ट को किस तरीके से याद करना है ये भी बताया था। हेडिंग सारी याद करनी है, और जो आगे टर्म्स यूज हुई ना, टेक्निकल टर्म्स, एप्स, इनका नाम याद करना है। बाकी सारा अपने अल्फाज में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जाम्पल, कल वो आपका टेस्ट चेक कर रहा था मैं, छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। उसमें था इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का टॉपिक आया था ना। इंक्रिप्शन क्या होती है, कन्वर्ट डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म, ऐसा लिखा पूरे मार्क। एक स्टूडेंट ने क्या लिखा, उसने कहा टू प्लेस डाटा इनटू डिजिटल केज। क्या लिखा, प्लेस डाटा इनटू डिजिटल केज। नाम डिजिटल केज का लफ्ज आपने मेरे मुंह से कभी सुना भी नहीं होगा, उसने लिख दिया। अब आप बताएं क्या कंसेप्ट समझ आ रहा है आपको? उस बच्चे ने जो कंसेप्ट लिखा समझ आ रहा है कि नहीं? डिजिटल केज यानी बंद कर दिया, और फिर आगे कुछ इस तरह के अल्फाज थे कि जिसके पास उसकी चाबी है वो ही इसको खोल के समझ सकेगा। अब बताएं, अल्फाज तो ऐसे हैं वो लगता है जैसे कोई अफसाना लिखा जा रहा हो, है ऐसे। कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं? कितने स्टूडेंट को इन अल्फाज से कंसेप्ट समझ आ रहा है? तकरीबन सबको आ रहा है, मुझे भी आ गया। गैस करें मैंने मार्क्स दिए कि नहीं? मार्क्स दिए, क्योंकि उसका मीनिंग कम्युनिकेट हो ऐसे अल्फाज। लेकिन रिकमेंडेशन में लिख दिया मैंने, रिकमेंडेशन में क्या लिख दिया कि भाई ये थोड़े से हमारे प्रोफेशनल लैंग्वेज, मतलब जो मर्जी यूज कर लें, इजाजत दी हुई है, मीनिंग कम्युनिकेट होना चाहिए, और मार्क्स भी दे दिए। लेकिन फिर भी कोशिश करें थोड़े से जो है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो तो वो बेहतर है। सजेशन दे, मार्क्स भी दे दिए लेकिन साथ में सजेशन भी दे दिए, तो आप अपने अल्फाज में उसको लिख सकते हैं। कोशिश क्या करनी है, जो टर्म्स हैं वो वही हो, ठीक है। जैसे डाटा क्लींजिंग एक टर्म हमारे पास आ गई, या डाटा स्क्रबिंग हमारे पास टर्म आ गई, तो बेहतर है इसको यूज करें। उसी तरह जहां कहीं लफ्ज वेरीफाई होगा ना, आज के बाद इस सब्जेक्ट में जहां कहीं लफ्ज वेरीफाई होगा ना, आपने उसे वेरीफाई नहीं लिखना, क्या लिखना है, वैलिडेट। वैलिडेट थोड़ा सा जरा प्रोफेशनल वोकैबुलरी की तरफ हम आएंगे। बाकी आप वेरीफाई भी लिख दें, मसला कोई नहीं है। लेकिन नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा कहां से जनरेट हो रहा है? बहुत से सोर्सेज से। भाई हमें मेजर सोर्सेज बताएं, तो सबसे बड़ा सोर्स क्या है वो आपने खुद ही बता दिया था, सोशल मीडिया। सोर्सेज ऑफ बिग डाटा का मतलब क्या है, डाटा जनरेट कहां से हो रहा है? सबसे बड़ा डाटा सोशल मीडिया से, ठीक है। 200-400 GB डाटा तो आप भी डेली जनरेट कर देते होंगे, ऐसा ही है जितना आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है कि नहीं है? नहीं है ऐसा, ओके, हाँ जी। और टिकटॉकर्स कर देते होंगे ऐसे, बारह मुझे पता नहीं है कितना डाटा का लगता है, लेकिन 12 सोशल पोस्ट, लाइक, शेयर्स, इन सब से डाटा जनरेट हो रहा है। कंपनीज क्या कर सकती हैं अब इनसे? कंपनी का सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगी, ट्रेंड में क्या है, किस चीज के बारे में गुड फील करें, किसके बारे में बैड फील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बात का कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में वो कैंपेन चल जाती है, बायकॉट करो इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को,
तो कंपनी जो है फौरी तौर पे काउंटर मेजर्स लेने की कोशिश करते हैं। बात बात ये कंपेन होती है, रिलीजियस कंट्री है ना, तो लोगों के जज्बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना यहाँ पे आसान है। तो वो होता है ये इसमें ऐसे बात फैला दी, इसमें हराम प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है वो हलाल नहीं है इसमें। चलो जी, अब कितनों ने तहकीक करनी है हम में से, शायद कोई भी नहीं करता होगा, लेकिन ज़हन में एक बात बैठ जाती है। ठीक है, आपके मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं याद रखें, हमेशा असर ज़रूर रखते हैं। ठीक है, और वो सच है कि झूठ है वो बाद में साबित होता है, लेकिन एक इम्पैक्ट फर्स्ट टाइम में क्रिएट हो जाता है। अब जो कंपनीज जिनकी प्रोडक्ट्स के बारे में कैंपेन चल रही है, क्या उन्हें कब पता चलना चाहिए? 4-5 दिन बाद, फौरी तौर पे, ताकि वो काउंटर करें। फौरी तौर पे किसी इस्लामी जो है वो जो विका का नॉलेज रखते हो, जो हमारे मुफ्ती हजरात हों, उनको सामने रख के उनको कहेंगे देखें सर हमने इनको विजिट करवाया, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो काउंटर तरीका है। तो ये कंपनीज इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखती है, उन्हें पता हो कि कस्टमर क्या फील कर रहे हैं, क्या कमेंट्स कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके सेंटीमेंट पता चले। सेंटीमेंट्स उनके पता चलेंगे तो उनके मुताबिक मार्केटिंग कर सकेंगे। नेगेटिव सेंटीमेंट्स होंगे तो मार्केटिंग कुछ और होगी, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होंगे तो मार्केटिंग कुछ और होगी। सोशल मीडिया एग्री करते हैं, बिग डाटा जनरेट होता है। फिर इसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस। इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं, हाँ जी, और डाटा शेयर कर रही होती हैं इंटरनेट के जरिए किसी ना किसी अदर डिवाइसेस के साथ, या जो भी इनका मेन हब है उसके साथ। आपने कभी नोट किया कोई ऐप वगैरह यूज करते हैं तो वो कहता है परमिशन दीजिए कि हम अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए डाटा जो है वो भेज सके। माइक्रोसॉफ्ट में अक्सर मैसेज आता है, या कोई डिफरेंट और भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो वो क्या है? वो बेसिकली एक इंटरनेट ऑफ थिंग है। क्या कंपनी, आपने कभी इस तरह का मैसेज देखा है, पढ़ा कि हेल्प अस इंप्रूव आवर प्रोडक्ट, कुछ इस तरह का मैसेज होता है, और ऑप्शनल होता है कि सेंड डाटा टू कंपनी, ऑप्शनल होता है इस तरह का मैसेज। तो उसके ऊपर आप चाहे तो टिक करें चाहे ना करें। अगर आप उसके ऊपर टिक कर देते हैं फिर क्या होता है? वो आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को, उसी प्रोडक्ट की, आपके पूरी डिवाइस को नहीं मॉनिटर करेगा, वो उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को देखेगा, कब कब क्रैश हो रही है, किस टाइम पे। ठीक है, और जब क्रैश हो रही है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो फौरी तौर पे फिर उनका जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है पैच रिलीज करते हैं। बस बात। तो क्या कंपनीज को जरूरत होती है इस डाटा की? बिल्कुल डाटा। तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब क्या है? नेट के जरिए से इंटरनेट के साथ हमारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक, जैसे क्या हो सकता है? सेंसर्स, स्मार्ट टूल्स, इंटरनेट के जरिए से। छोटी छोटी एग्जांपल्स लेते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल, आप यहां बैठे, आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आपकी फैमिली घर है, ऑफिस में लेट सीटिंग कर रहे हैं, अब थोड़ी परेशानी हो रही है घर में, पता नहीं क्या सब ठीक ठाक है कि नहीं, खैर खबर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा लें। इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, आपके मोबाइल पे ऐप होगी, क्लिक करेंगे, आपके पास सारे कैमरास की एक्सेस होगी, घर में देख लेंगे सब ठीक ठाक चल रहा है, चले तसल्ली हो गई, चले फिर काम करना शुरू कर दिया। ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सीसीटीवी डिवाइस का इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना। ठीक है, कंपनीज इनसे, इनके जरिए से इनकी मॉनिटरिंग करती हैं। ठीक है, और क्या है? और इनका पर्पस क्या होता है मॉनिटर करने का? ये तो चले मैंने आपको पर्सनल लेवल पे एग्जांपल दे दी ना कि जरा घर में खैर खैरियत पता चल जाए। ठीक है, इनका असल पर्पस ये होता है मॉनिटरिंग करते रहो इन डिवाइसेस की। ठीक है, ताकि कोई अगर मेंटेनेंस करनी है, प्रेडिक्टिव, पहले से मेंटेनेंस का पता चल जाए आपको, डिवाइस की परफॉर्मेंस का पहले से पता चल जाए कैसी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, स्मार्ट, जैसे आपको एग्जांपल दी थी इंटरनेट ऑफ थिंग है, क्या स्मार्ट सेंसर, स्मार्ट वॉच है आपकी, वो क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग है, वो नेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल, आप जॉगिंग करने के लिए जा रहे हो, तो आपके घर वालों को फॉर एग्जांपल पता होगा कि आप किस जगह पे जा रहे हो, ऐप के जरिए से कनेक्टेड है, लोकेशन सारी ट्रेस हो रही होगी। सेंसर आपके स्टैटिस्टिक्स, आपके जो फिटनेस पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर कर रहे होंगे। यह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। या एक और एग्जांपल, अगर आप सेंसर्स भी होते हैं इसमें, सेंसर्स और
थर्मोस्टेट्स, नॉर्मल कनेक्शन में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं तो सोलर सिस्टम को वो इंटरनेट के साथ, वो कंपनी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कंपनीज कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही होती है इसकी परफॉर्मेंस को। अगर जहां उन्हें पता चले यार आज मौसम तो ठीक है, बिजली जनरेट नहीं हो रही इनकी, होता है वो रेशो स्टैटिस्टिक्स सारे होते हैं कि सोलर के जरिए से कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, कितनी जनरेट हो रही है, तो पता चले यूज तो हो रही है, जनरेशन जीरो है। भाई दोपहर का वक्त है, रात के वक्त में जो जनरेशन जीरो समझ में आती है, सोलर नहीं है तो जनरेशन नहीं होगी। दिन के वक्त सूरज निकला है, मौसम साफ है, जनरेशन क्यों नहीं, उधर पता चल जाएगा। क्या करेंगे, फौरी तौर पे टीम को भेज देंगे, कॉल कर देंगे आपको, सर सब कुछ ठीक है ना इधर। तो कंपनीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करती हैं किस लिए, कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस, ताकि अगर पहले से उनको पता चल जाए इनकी कोई मेंटेनेंस करनी है, मेंटेनेंस की जरूरत है, या अगर कोई वर्किंग में डिस्टर्बेंस है वो पता चल जाए। तो इंटरनेट ऑफ थिंग क्या करता है, क्या ये डाटा जनरेट कर रहा है, डेली बेसिस के ऊपर डाटा जनरेट कर रहा है। जैसे सारी बातें छोड़े, वो जो महकमा मौसमियात ने सेंसर लगाया होगा ये कलमा चौक के करीब ऊपर, जो क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर को देख रहा है, वो एयर क्वालिटी को देख रहा है, ह्यूमिडिटी को देख रहा है कितनी एनवायरनमेंट में, वो क्या कर रहा है, वो एक एक सेकंड में डाटा जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा क्या, और भेज रहा है। कैसे भेज रहा है, वो कोई डाकिया आता है उसको भेज देता है लेटर, इंटरनेट के जरिए से कनेक्टेड है। वो सेंसर क्या है, वो सेंसर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। बात समझ आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स से? आगे चलते हैं, यानी डिवाइसेस का किसके साथ कनेक्ट होना, इंटरनेट के साथ। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स। ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन हम हर उस इवेंट को कहते हैं इस डाटा की लैंग्वेज में जिसमें पेमेंट हो, या कुछ बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, ये ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसा पैसा मूव हो रहा है ना, मूवमेंट ऑफ मनी इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या डेली बेसिस के ऊपर बहुत सी ट्रांजैक्शंस अकर हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है। एक दुकान में चले जाए, वहां पे पॉइंट ऑफ सेल है, उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही है, बैंक्स की एप्स के जरिए से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये डाटा जनरेट हो रहा है। क्या ये भी बिजनेस के लिए यूजफुल है कि नहीं, बिजनेस के लिए यूजफुल है, कैसे यूजफुल है बताएं। ये ट्रांजैक्शनल डाटा है, ट्रांजैक्शन सिस्टम है, सोर्स ऑफ बिग डाटा, यानी जब लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब लोग बाइंग सेल करते हैं, जब लोग मनी रिसीव पे करते हैं, तब डाटा जनरेट हो रहा है, यह है ट्रांजैक्शनल डाटा। ये कंपनीज के लिए कैसे यूजफुल होता है, कंपनीज के लिए बाइंग हैबिट्स देखती हैं, कस्टमर कब बाय कर रहा है। भाई महीने के शुरू में से ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाती हैं, ये एक एनालिसिस है। अच्छा, जो कस्टमर ये प्रोडक्ट 1 यूज करते हैं, बाय करते हैं, वो उसके साथ प्रोडक्ट 2 भी बाय करते हैं। ये कैसे पता चलता है कंपनीज को, फूड पांडा में कभी आप कोई सेलेक्ट करें ना कोई एक प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके साथ कहता है पीपल आल्सो अबाउट दिस, डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं। वेबसाइट में भी ऐसे होता है। ये कैसे पता चलता है उनको, ये ट्रांजैक्शन डाटा पास्ट का उन्होंने स्टोर किया होगा, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उससे पता चला। तो ट्रांजैक्शनल सिस्टम, डेली ट्रांजैक्शन जनरेट होती है। अब वो सोशल मीडिया पे तो नहीं हो रही, सोशल मीडिया तो ट्रांजैक्शन के बाद हम पोस्ट लगाते हैं ना, ये आज मैंने खरीदा, उससे पहले क्या ट्रांजैक्शन सिस्टम, क्या इससे आप समझते हैं कि डाटा बिल्कुल जनरेट होता है। ये डाटा अगर किसी कंपनी को मिल जाए तो वो देख सकते हैं आजकल लोग कौन सी चीज बाय कर रहे हैं, प्राइसिंग क्या है, क्या हमें अपनी प्राइस को कम करने की जरूरत है, भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, इसकी क्या हमें प्राइस को एडजस्ट करना चाहिए, कोई डिस्काउंट देना चाहिए। बैंक्स के सिस्टम को जो लॉगिन करते हैं, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो लॉगिन करते हैं, वो जो उनकी फेल्ड अटेम्प्ट होती है, बैंक कंटिन्यूसली पे नजर रखता है, ताकि कोई अगर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो वो पता चल जाए। वो भी बैंक के लिए तो वो भी ट्रांजैक्शन, किसी कस्टमर का लॉगिन होना पेमेंट करने के लिए अकाउंट में, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। तो बैंक उनके ऊपर नजर रखते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर, किसने अटेम्प्ट की, कौन सक्सेसफुल रहा, कौन फेल रहा। फेल्ड अटेम्प्ट जो है वो कोई लगता है फ्रॉड करने वाला है, बैंक अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो क्या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर दुनिया में जो डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रांजैक्शन जनरेट हो रही है, क्या ये भी सोर्स ऑफ बिग डाटा है,
ये भी कंपनीज के लिए रेलिवेंट है। और मेरा ये ख्याल है सोशल मीडिया की निस्बत ट्रांजैक्शन सिस्टम है ना, अगर आप कंपेयर करें, इसमें डाटा जनरेशन कम होगी निस्बतन सोशल मीडिया के, लेकिन ज्यादा रेलिवेंट होगी, ज्यादा अहम होगी कंपनीज के लिए। ये आपका ट्रू कस्टमर है, ठीक है। लेकिन बहरहाल हम तो सारे सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, चाहे किसी से कम हो किसी से ज्यादा हो। मशीन जनरेटेड डाटा, मशीन जनरेटेड डाटा इंटरनेट ऑफ थिंग की तरह है, लेकिन एक फर्क है, इंटरनेट ऑफ थिंग की तरह है लेकिन एक फर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग में जो डिवाइसेस है ना, ये डिवाइसेस छोटी छोटी डिवाइसेस हो सकती हैं, स्मार्ट वॉच है, सेंसर्स हैं, थर्मोस्टेट्स है, छोटी छोटी डिवाइसेस। मशीन जनरेटेड है ना, ये बड़ी मशीन्स होती है। एक फर्क तो ये है, ये बाकायदा पूरी मशीनरी है, जैसे प्लांट हमने इंस्टॉल किया, जैसे गाड़ी है, ठीक है, व्हीकल्स है, इनको कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, इंटरनेट के साथ नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस में क्या है, डिवाइस छोटी है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। मशीन जनरेटेड में मशीन बड़ी है, पूरी मशीन के साथ आप उसका डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, और वो इंटरनेट के साथ नहीं, इंटरनल कंपनी के साथ कनेक्टेड है। कंपनी मॉनिटर कर रही है अपनी डिवाइसेस को। भैया ये राइडर को हमने भेजा है तो मॉनिटर करे जरा, ये किधर किधर जा रहा है घूम फिर के। कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि इस राइडर की जो डिलीवरी है वो लेट आती है, ये रास्ते में हमें रुक गया, 5 मिनट इधर बैठा क्यों रहा है। कंपनीज अपने मशीन्स को, कंपनी क्या कर रही है, मशीन को मॉनिटर कर रही है। अच्छा, कैसे मॉनिटर कर रही है, मशीन के साथ कोई ना कोई पुर्जा लगाया होगा, ऐसा ही है, वो कुछ ट्रैकर, वो स्मार्ट डिवाइस होगी जो कि डाटा क्या मशीन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रही है, और डाटा किधर भेज रही है, डाटा किधर है, कंपनी ऑफिस में। ये इंटरनल डाटा है, ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। लेकिन क्या इससे भी कंटिन्यूसली डाटा जनरेट हो रहा है, बिल्कुल, और इसको यूज करते हैं हम। अगर कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही पता चल जाता है उसके डिफरेंट पैरामीटर से। जैसे फर्ज कीजिए कोई मशीन है हमारी, उसके साथ हमने मैन्युफैक्चरिंग आस्ता आस्ता हीटअप होना शुरू हो गई, आपको पहले से पता चल गया। कंपनीज क्या करती है, उसको कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। गाड़ी का इंजन है, उसमें ऑयल प्रेशर मेजर हो रहा है कंटिन्यूसली, जहां पैरामीटर से हटा पता चल गया अब ये भाई इंजन जो इसका ना वो खराब हो सकता है, वो कहे भाई फौरी गाड़ी बंद करके साइड पे करो, थोड़ी देर बाद वापस कंपनी में ले आना। इसको देखते हैं, ये क्या, मशीन जनरेटेड डाटा। मशीन से डाटा जनरेट होके कंपनी के पास पहुंच रहा है। कैसे जनरेट होता है, कोई ना कोई डिवाइस हो। इसकी क्लासिक एग्जांपल है ना, अगर आपने मशीन जनरेटेड डाटा को की अहमियत को समझना है, तो वो जहाज, हवाई जहाज जिसमें फॉर एग्जाम्पल 250 पैसेंजर बैठा है और वो कोई 4-5 हज़ार फुट की बुलंदी पे उड़ रहा है, अब बताइए क्या उसका वो कंट्रोल रूम के साथ कनेक्शन है? क्या डाटा, वो मशीन जो ऊपर है हवा में डाटा जनरेट कर रही है, वो डाटा नीचे कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा है कि उसमें कोई ज़रा भी गड़बड़ हो, फौरी तौर पे एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि कोई डिजास्टर ना हो। यह है मशीन जनरेटेड डाटा क्लासिक एग्जांपल, ठीक है। परफॉर्मेंस मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस में नजर रखते हैं, और फिर अगर मेंटेनेंस की जरूरत हो तो मेंटेनेंस करते हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब क्या है, डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, डिवाइस लगा दी, आपका काम खत्म, वो डिवाइस अब मॉनिटर करेगी सारा। जी कुछ समझ आया आपको? तो अब बताइए सोर्सेज ऑफ बिग डाटा क्या क्या है? 4 बड़े सोर्सेज, सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रांजैक्शन सिस्टम और मशीन जनरेटेड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आज के लेक्चर में सबसे मुश्किल चीज क्या लगी आपको? मुझे तो वो ये वाली लगा जो 4th फीचर है, वेरासिटी ऑफ डाटा, मुझे तो ये मुश्किल लगा। चलें बहरहाल याद कर लेंगे। ये था आपका लेक्चर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। नोट्स नहीं मिले? ना करें। अच्छा आपने आज पढ़ना था या नहीं? शाबाश। आपको अभी पीडीएफ अभी दे देते हैं, नोट्स फिर कल शेयर कर देंगे आपके साथ। ओके परसों, अब कहें परसों भी ऑफ है, शाबाश, मंडे को नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना हमारी इंशाल्लाह, तो फिर हम
तब आपके साथ शेयर करें। मैं पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ, अभी 5 मिनट पीडीएफ शेयर हो जाएगा आपके साथ। और बुक मैंने आपको बताया था पब्लिशिंग के लिए भेज दी हुई है वो, हाँ वो शायद कल रात तक पब्लिश मतलब अवेलेबल हो जाएगी, मंडे को ही आप जहन में रखें। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।